Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल ज्ञान यात्रा। माय नेम इज आबा दुबे एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोग की इस टाइम यूपी टीजीटी पीजीटी एंड जितने भी मैथ्स की क्लासेस हैं उन सभी को कवर अप कर रही हूँ। और जो मेरा आज का टॉपिक जो चल रहा है लगातार वो चल रहा था सम्मिश्र संख्याएं, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर 3 है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं और इसके बाद आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, इसके लिए जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि x प्लस आई वाई एक अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू ले लेते हैं a प्लस आई बी का अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके तरह दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ixy इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब वैसे भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि आइलर ने बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अगर यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाएगा -y स्क्वायर प्लस 2ixy इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, अब कंपेयर करते हैं दोनों साइड में और रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं तो 2xy इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, हम लोग के पास में एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, अगर हम होल स्क्वायर लिख देते हैं तो ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। अब अगर हम इस वाली वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस 2x का होल स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद हमें पता है कि निगेटिव वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि कभी भी निगेटिव वाली वैल्यू को पॉसिबल नहीं दिखाया जाता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, वो होगी प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया और हम लोग के पास एक वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 भी लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, तो अब यहाँ लिख देते हैं एड इक्वेशन 1 एंड 3। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो सीधी बात है, इस वाली इक्वेशन में माइनस वाई स्क्वायर, उस वाली वैल्यू में प्लस वाई स्क्वायर है, तो मतलब वाई स्क्वायर वाली वैल्यू कट गई, सिर्फ बच जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लेकिन स्क्वायर की वजह से अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट के अलावा प्लस माइनस लग जाएंगे। इसका मतलब एक वैल्यू x की प्लस के साथ में ही वैल्यू लिखी जाएगी और एक में ये वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएगी। ठीक है, मतलब एक में ये x की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू ये आ गई। अगर हम इससे y की वैल्यू निकालते हैं तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में 1 या 3 में रख के y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मैं अगर वैल्यू रखती हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस तरह से आप इनके वर्गमूलों को निकाल सकते हैं। वैसे इसके अलावा निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है
जिसकी हेल्प से मैं आप लोग को निकालना बताऊंगी। लेकिन जो ये मेथड है ये उन लोग के लिए मेथड है जो बच्चे 11th-12th की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। जो आपको नॉर्मली बुक में देखने को मिलता है वो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूले हैं, उस मतलब फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बिकॉज इस वाली चीज को इसलिए बताया ताकि आप लोग को ये ना लगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया या कहाँ से इस वैल्यू को निकाला, तो इस वजह से मैंने इसको भी निकाल दिया। अब अगर रही बात, कोई आपसे कहता है कि डायरेक्टली आप वैल्यू बता दो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने का भी तरीका है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। जितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, सो नाउ जैसे कि ये लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपको इसका अंडर रूट निकालना है। तो देखो इसके लिए दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक बार तब जब आपकी इमेजिनरी वैल्यू ज्यादा होती है। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस रियल वैल्यू ऑफ z डिवाइड बाय 2 प्लस आई, फिर अंडर रूट आ जाएगा मॉड z माइनस रियल वैल्यू ऑफ z डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू तब होगी अगर आपकी इमेजिनरी वाली वैल्यू ग्रेटर होगी देन 0, एंड अगर आपकी ये वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस जहां पर आपका ये प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे आपका माइनस का साइन हो जाएगा, तब जब इमेजिनरी वाली वैल्यू कम होगी और 0 वाली वैल्यू ज्यादा होगी। दो बार फॉर्मूला लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें एक ही बार में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए रियल पार्ट की वैल्यू कितनी लिखी हुई है -5 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 12। तो अब बताओ क्या इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ज्यादा है 0 से? हाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अगर हम प्लस वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना रहे। हाँ, अगर आपको मॉड ऑफ z की वैल्यू पूछा जाएगा तो मॉड ऑफ z अब निकाल सकते हैं कि ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 169 दैट मीन्स 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, अब यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी मॉड ऑफ z मतलब 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ z मतलब -5 डिवाइड बाय 2 प्लस आई, यहाँ पे फिर अंडर रूट आ गया 13 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस ये 13 माइनस 5 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस आई, ये हो जाएगा 13 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस माइनस 13 माइनस 5 दैट मीन्स 8/2 प्लस आई देन अंडर रूट 13 प्लस 5 दैट मीन्स 18/2, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस आई रूट 9, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 2 प्लस 3i। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब है कि बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 से कम है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन लगातार हैं, बाई चांस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे वाले क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू लिखी हुई है -7 एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लिखी हुई है -24। अब देखिए -24 का मतलब ये हो गया कि ये 0 तो बड़ा हो गया इससे, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू ली जाएगी। अगर हम मॉड ऑफ z निकालते हैं तो ये हो जाएगा 49 + 576, है ना। तो ये हो जाएगा 625 और 625 होता है 25, ठीक है ना। ये हो गई मॉड z की वैल्यू। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता था, √z इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2 माइनस आई अंडर रूट मॉड ऑफ z, यहाँ पे भी अंडर रूट था, मॉड ऑफ z प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो प्लस माइनस और मॉड ऑफ z की वैल्यू लिखिए 25 -7 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 माइनस आई, यहाँ हो जाएगा 25 + 7 डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 18 बाय 2 माइनस आई 32/2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस √9 माइनस आई √16। तो ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 माइनस 4i। बस इस तरह से आप इस वैल्यू की हेल्प से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से निकालने की वजह से यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 0 + 4i लिख सकते हैं, जहां पर आप ये लिख सकते हैं कि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 4, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। तो फिर आप इसके लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था वो, लिखा हुआ था √z इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा रूट में मॉड z प्लस रियल वैल्यू ऑफ z डिवाइड बाय 2 प्लस आई रूट मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2। अब अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं तो यहाँ रियल वैल्यू मॉड ऑफ z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स ओनली 4, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं 4 + 0 डिवाइड बाय 2 प्लस आई एंड दिस इज 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4/2, दैट मीन्स √2 प्लस आई अंडर रूट 4/2। ये हो गया। इसका मतलब ये लिख सकते हैं प्लस माइनस √2 प्लस आई √2। √2 दोनों में ही कॉमन है, इसका मतलब √2 बाहर हो गया तो बचेगा 1 + i एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ लिखा हुआ है कोणांक मीन्स आर्ग्यूमेंट।
पूर्णांक लिखा हो, आर्ग्यूमेंट लिखा हो या आयाम लिखा हो तो सभी का मीनिंग यही सेम ही होता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए हम लोग को पता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है y/x फॉर x प्लस i/y के लिए, है ना। मतलब ये है कि tan थीटा की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर ये z के बराबर है तो, एंड रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, बस इस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एंड यही आपका मेन फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यूज करके वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, बस इसी की हेल्प से आप वैल्यू को फाइंड करेंगे कोणांक निकालने के लिए। इसके अलावा कोई आपको दूसरा मेथड इसमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड आपका एक और टॉपिक था, पहले आप इसे देख लीजिए कि अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा है तो tan थीटा की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z कर देंगे, उसका मॉड निकाल देंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा लिखा है पोलर फॉर्म क्या होता है। तो देखो पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है ना, सिर्फ पोलर फॉर्म के लिए बस इतना पता होना चाहिए ये होता क्या है। यहाँ पे लिखेंगे r, फिर ये होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर कोई आपसे पूछेगा r क्या होता है तो r होता है बेटा मॉड ऑफ z। ठीक है ना, मॉड ऑफ z r होता है, बस cos थीटा प्लस i sin थीटा, जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पे फॉर्म कर दी जाएगी। और इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं कि हाउ टू फॉर्म अ पोलर फॉर्म इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरह से हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मॉडुलस। ओके, मॉडुलस भी पूछ लिया। मॉडुलस हमने इससे पहले वाले लेसन में बता रखा था, जब हमने लेक्चर लिया था ना तो उसमें बता रखा था। खैर चलो यहाँ पे एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब मॉडुलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना एंड हेंस एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म। ओके, तीन चीजें आपको बतानी है एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है z की वैल्यू लिखी है 1 प्लस आई, तो सीधी बात है अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो मॉड ऑफ z निकालना है। मॉड ऑफ z क्या होता था, यही तो r की वैल्यू है ना। मैंने अभी बताया पोलर फॉर्म में यही r की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो गया, ये √2 हो गया। ये तो मॉडुलस आ गया। ठीक, मॉडुलस आ गया। अब दूसरा आपसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए क्या मैंने बोला, लेट tan अल्फा अगर हम लोग ले लेते हैं कोई एंगल, तो इसका मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, यही मैंने बोला। तो इसका मतलब क्या हो, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 और रियल पार्ट कितना है 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 1। तो 1 का मतलब क्या है, मतलब ये हो गया tan अल्फा की वैल्यू 1 लिखी है, इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू tan π/4 हो गई। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू π/4 हो गई, है ना, अल्फा की वैल्यू π/4 हो गई। तो मतलब आर्ग्यूमेंट ये आपका आ गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट आ गया। और ये आपका आ गया था, यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, इसको मैं आंसर की जगह पे मेंशन कर दे रही हूँ कि ये आपका जो आया है ये आपका मॉडुलस आया है। ठीक है, और ये आपका आर्ग्यूमेंट आया है। अब आपसे पूछा गया है कि पोलर फॉर्म में भी लिखो। अब अगर पोलर फॉर्म में आप लिखेंगे तो पोलर फॉर्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पोलर फॉर्म में मैंने आप लोग को बता रखा है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, r की वैल्यू अभी आई है √2। ठीक है, cos थीटा मतलब थीटा की वैल्यू तो π/4 आई है ना, तो यहाँ रखेंगे प्लस i sin π/4 हो गया। हाँ, अगर कुछ लोग पूछेंगे ये कि मैम यहाँ तो आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, तो भाई देखो ऐसा है ना, हमने लेट किया था, चाहे अल्फा ले लो चाहे थीटा ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/4, यहाँ पे लिख लेंगे cos π/4 प्लस i sin π/4 एंड ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इन अ पोलर फॉर्म। ठीक है ना, इस तरह से हम इसके आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनमें तीन चीजों को बताया गया है।
इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने आपका मॉडुलस निकाला है, फिर आर्ग्यूमेंट निकाला है, देन उसके बाद में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इससे सिंपल मेथड आई थिंक इसमें निकालने का दूसरा कोई हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी सेम है, मॉडुलस है, आर्ग्यूमेंट है और पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब z की वैल्यू √3 + i दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम मॉड ऑफ z जस्ट r की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 दैट मीन्स √4, तो ये हो गया 2। ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस। अब उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट को कैसे निकालते हैं, मैंने क्या कहा कि tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z का मॉड। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 और ये कितना है √3, 1/√3 आया। अब 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू tan 1/√3 वैल्यू होती है π/6 की। ठीक है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। तो ये आपके आ गया आर्ग्यूमेंट। अब आपसे पूछा गया है कि अब आपको बताना है कि पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पोलर फॉर्म का मतलब आ गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू आई है 2 और यहाँ हो जाएगा cos π/6 प्लस i sin π/6। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं π/6 की। भाई देखो, ऐसा ना रखोगे वैल्यू तो सेम वही चीज आ जाएगी, ये √3 + i वाली। तो हमें तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, तो वो r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देंगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, आई होप सो कि अब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ, अच्छा सिर्फ मॉडुलस निकालना है, 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपॉन 1 + i। ठीक है, चलो भाई इसमें पहली बात तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1 - i और 1 + i का, तो ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 + i² + 2i माइनस, अब ये हो जाएगा 1 + i² - 2i डिवाइड बाय, एंड ये हो जाएगा 1 - i²। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 1 + i² + 2i माइनस 1 - i² + 2i डिवाइड बाय 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है। चाहो तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली कैंसिल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2i मिलके हो गया 4i डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स ये वैल्यू आपके आ जाएगी 2i आ गई, सॉरी 2i आ गई। इसका मतलब आपको इसका मॉडुलस बताना है, मतलब मॉड ऑफ z की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगी 4 हो गई। 4 का मतलब ये हो गया कि सिर्फ आपका 2 आ गया, एंड ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इसका मॉडुलस निकालते हैं, क्योंकि मॉडुलस में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कुछ है नहीं, 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 आ जाएगा, एंड 4 इज द √2, तो वो वैल्यू आपकी रख दी जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसके मॉडुलस को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट एंड कन्वर्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, साइन 120 प्लस आई कॉस 120। देखिए अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं ना, तो साइन 120 वैल्यू होती है
चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं साइन 120 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया साइन 90 प्लस 30। ठीक है, साइन 90 प्लस 30 हो गया, तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू हो गई √3/2। एंड अगर इसी तरह से अगर cos 120 की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू लिखेंगे cos 90 प्लस 30 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब -1/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3/2 minus 1/2 and I, that means this value is equal to √3/2 plus I/2। ठीक है, अगर हम r की वैल्यू मतलब मॉड z की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी √3 का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 4/4 1 आ गई। ठीक है, ये आपका आ गया मॉड ऑफ z की वैल्यू, यह आ गई आपकी मॉडुलस, यहाँ लिख सकते हैं कि यह आपका मॉडुलस आ गया। ठीक है, अब अगर आपसे बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट निकालो, तो मैंने क्या कहा, tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लिखी है 1/2 एंड रियल पार्ट की वैल्यू लिखी है √3/2। डिवाइड करते हैं इसे तो आ जाएगा 1/√3 और 1/√3 बच्चा किसकी वैल्यू है, tan अल्फा के लिए 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/6। इसका मतलब ये π/6 की वैल्यू है। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, अब आपसे बोला गया है कि साथ में आपको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। आप पोलर फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी वैल्यू लिखी है √3/2 एंड 1/2। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पोलर फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ छोटा सा एक टर्म लिख देंगे कि सिंस पॉइंट √3/2 एंड 1/2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए लाइज किस में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों ही पॉजिटिव जब होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं बिलोंग। तो इसका मतलब जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी या अल्फा की वैल्यू होगी वो तो हो गई π/6, मतलब सेम वैल्यू हो गई। अगर हम इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया r cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, r की वैल्यू भी हम लोगों ने मॉडुलस निकाला था, कितना आया था 1, तो 1 तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्टली लिख लेते हैं cos π/6 प्लस I sin π/6 एंड दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द वैल्यू ऑफ √-25 प्लस इंटू √-9। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √25 एंड √-1 का मतलब हो गया, ये हो गया I², दैट मीन्स I, और ये हो जाएगा √9 और इसका भी I आ गया। तो √25 5I होता है और √9 इसका मतलब 3I हो गया, मिलकर हो गया 15I²। I² की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा -15
एंड ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये हमने आप लोग को लेक्चर 1 में सिखा रखा था, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको लेक्चर 1 में बता रखी है, किस तरह से इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को लेक्चर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें बता रखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा है राइट द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दे रखी है 1i + i² + i³ अप टू 1000 टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर आपको सीधी बात है, सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड करना है। देखो, अगर हम इसको लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i + i² + i³ + i⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर i⁵, 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 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको हम रिपीट कर सकते हैं कहाँ तक, जहां तक भी हम इसे 1000 तक रिपीट कर सकें। मतलब i⁻997, i⁻998, i⁻999, i⁻1000, वहां तक ये नंबर जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं i + i² + i³ + i⁴, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं i + i² + i³ + i⁴ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो i तो i ही रहेगा, -i² मतलब -1 हो गया, प्लस i³ को भी i² × i लिखेंगे, i⁴ 1 होता है, मतलब i -1 -i हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी वैल्यू कैंसिल हो गई, मतलब 0 आ गई इसकी वैल्यू। और उसके बाद वाला जो टर्म लिखा था i⁵ वाला, ठीक है, अब उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो i⁵, i⁵6, i⁵7, i⁵8, इसको अगर हम लिख लेते हैं तो इसको लिख लेते हैं 4 × i, प्लस इसको भी 4 × 2 में लिख लेंगे, फिर इसको i⁴ 4 × i⁵3 में लिख लेंगे, इसको i⁴ 4 × i⁴ में लिख लेते हैं। i⁴ का मतलब तो 1 हो गया, मतलब सिर्फ i बचेगा, यहाँ से i² + i³ बचेगा प्लस i⁴ बचेगा। और देखो क्या ये वही टर्म है, हाँ ये वही टर्म है। इसका मतलब इस पूरे वैल्यू की भी जो वैल्यू आएगी वो 0 आ गई। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी टर्म आएंगे वो सारे ही 0 होंगे। तो 0 + 0 + कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, तो मतलब वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई, 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। पहले आप इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, देन उसके बाद आप इस वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पूरी वैल्यू तो हमारी 0 ही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई होंगी, बस आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी वाली तो अपने आप निकल जाएगी, एंड फिर इसमें लाके वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ x + iy = √a + ib / c + id, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखें, अगर हम दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा हुआ है x + iy = a + ib / c + id √ यहाँ तो अंडर रूट है नहीं, खैर, तो यहाँ पे आप इसका मॉडुलस ले रहे हैं। तो अगर आप इसका मॉडुलस ले रहे हैं तो दोनों साइड मॉड लग जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी √x² + y², एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में a + ib, मतलब अंडर रूट में a² + b² प्लस डिवाइड बाय ये हो जाएगी c² + d²। इस तरह से वैल्यू लिख दी जाएगी। अब अगर हम इस पूरे का स्क्वायर फिर से कर देते हैं, अगेन स्क्वायर, सॉरी अभी तक तो स्क्वायर किए नहीं, तो अगेन कहां से आ गया, एक मिनट,
हाँ, तो अब अगर स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायर करने से क्या होगा ना, अंडर रूट वाला पोर्शन हट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को वैल्यू इसके भी स्क्वायर की चाहिए, तो अब लिखेंगे अगेन स्क्वायर रूट, सॉरी अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई थिंक बस इतनी ही वैल्यू आएगी। हाँ, इसी की वैल्यू आपको पूछा गया था, इसका मतलब सिर्फ आपका आंसर इतना आ जाएगा क्योंकि आपने स्क्वायर करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ आप मॉड लेंगे। मॉड में क्या होता है, मॉडुलस लेने से अंडर रूट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अंडर रूट पहले से लगा था तो वो लगा ही है, लेकिन फिर अंदर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ नीचे हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट वाले जो ऊपर वाले अंडर रूट है वो हट जाएंगे। सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दो जगह अंडर रूट लगाने से अच्छा एक बार लगा लो। देखिए हमें वैल्यू इसके भी स्क्वायर की चाहिए, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके आर्गुमेंट यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, जो कि आपके ये क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट से रिलेटेड। इसके अलावा मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म। ठीक है ना, इन सभी से क्वेश्चन रिलेटेड थे, तो ये करवा दिए गए हैं। एंड जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ओमेगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, तो इसलिए क्लास को मिस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।